नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं मनोज मानस। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव में मुफ्त बिजली के वादे की। वही देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के टलने को लेकर सियासत किस तरह गर्माती नजर आ रही है। साथ ही गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से तबाही के बाद प्रशासन सफाई अभियान में जुट गया है। साथ ही चलते चलते बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडोरी में झोपड़ी में चल रहे सरकारी स्कूल की दास्तां की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में हम अब पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में मुफ्त बिजली का वादा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सूबे के सियासी दल बिजली की चकाचौंध में सत्ता की खोज करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टियों के घोषणा पत्र में 200 से 500 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के वादे से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने निःशुल्क बिजली का वादा किया है। ये लगातार अब ये वादे पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में मुफ्त बिजली का वादा, बिजली की चकाचौंध से सत्ता की खोज में सियासी दल। पार्टियों के घोषणा पत्र में 200 से 500 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के वादे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी ने निःशुल्क बिजली का वादा किया। राज्य पर पड़ेगा 1000 करोड़ का बोझ। जम्मू कश्मीर को हर वर्ष 5 से 6000 करोड़ की खरीदनी पड़ रही बिजली। ये बोझ पड़ोसी राज्य पंजाब और राजधानी दिल्ली से भी अधिक। जम्मू कश्मीर में चुनाव के शंखनाद के बीच अधिकतर पार्टियों के घोषणा पत्र में 200 से 500 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के वादे हैं। पहले से जम्मू कश्मीर को हर वर्ष 5 से 6000 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये बोझ पड़ोसी राज्य पंजाब और राजधानी दिल्ली से भी अधिक है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी ने निःशुल्क बिजली का वादा किया है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर पूरी होनी संभव नहीं है। अगर राजनीतिक दल पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर ये वादे कर रहे हैं तो कुछ घंटे ही बिजली नसीब हो पाएगी। निःशुल्क की जगह सस्ती बिजली देने का वादा ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। पंजाब में बिजली की दरें 0 से 100 यूनिट 4 रुपए 29 पैसे, 101 से 300 यूनिट 6 रुपए 6 पैसा, 300 यूनिट से ऊपर 7 रुपए 75 पैसा। हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली। बोझ हर महीने 4000 करोड़। दिल्ली में बिजली दर 200 यूनिट 3 रुपए, 200 से 400 यूनिट 4 रुपए 50 पैसा, यूनिट निःशुल्क 200। बोझ हर महीने 3535 करोड़। जम्मू कश्मीर बिजली दर 99 यूनिट तक 1 रुपए 20 पैसे, 100 से 199 यूनिट 1 रुपए 90 पैसे, 200 यूनिट से ऊपर 4 रुपए। बोझ हर महीने 5 से 6000 करोड़। वादा करके पलट चुकी है हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोगों से 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था। इस वादे पर सरकार भी बना ली गई। 1 महीना पहले ही सरकार को अपने वादे से पलटना पड़ गया। सरकार ने 300 यूनिट वाली योजना रद्द कर दी। हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 6 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है। हिमाचल को निःशुल्क बिजली देने से 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार लोगों को 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देती रही है। इस वजह से राज्य में बिजली कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया।
राजस्थान में 300 यूनिट से ऊपर बिजली 7.65 रुपए प्रति यूनिट मिलती है। ये योजना अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी ने जीत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का फॉर्मूला तो पकड़ लिया है, लेकिन पैसा कहां से आएगा इसका कोई जिक्र नहीं किया। इस सालाना 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ की भरपाई किन मदों से होगी, इसका कोई भी विवरण तीनों में से किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है। बता दें कि प्रदेश में बिजली पैदा करने के स्रोत कम हैं, जो हैं उनका भी सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जिस प्रदेश में पहले से 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की देनदारी बिजली की है, वहां निशुल्क बिजली देने का वादा कैसे पूरा होगा? पड़ोसी राज्य पंजाब और राजधानी दिल्ली का हाल देखा गया है। वहां निशुल्क बिजली तो है, लेकिन 4 से 5 घंटे ही मिलती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से तबाही के बाद प्रशासन सफाई अभियान में जुट गया है। प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। आपको बता दें कि इस काम में दूसरी नगर निगमों की टीमें भी शामिल होकर मदद कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तबाही मचाने वाली बाढ़ के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस बड़े काम में दूसरी नगर निगमों की टीमें भी शामिल हो रही हैं। शहर में सब कुछ पटरी पर लाने के लिए सफाई, हेल्थ केयर, बिजली और सड़क से जुड़े कामों को तरजीह दी जा रही है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले इलाकों में से एक सयाजीगंज के परशुराम भट्टा में शुक्रवार सुबह राहत के काम की शुरुआत हुई। 17 सफाई टीमों को काम पर लगाया गया। पानी पूरा उतर गया है, जिसकी वजह से अब जो बारिश के बाद की परेशानियां होती हैं, जैसे जो वाटर की वजह से कीचड़ हो जाता है, तो वो हो गया है। तो अभी हमारी अलग अलग जगह से, सूरत से और अहमदाबाद से टीम आई हुई है सफाई की, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली 70 सफाई कामदार लगाए हैं, जो जुम्बेश तरीके से सारी यहाँ के एरिया की सफाई करेंगे। जितना कचरा यहाँ पे बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, वो सारा उठा के वो कई घंटों तक काम करके इसको ठीक करेंगे। सारे मशीनें, हमारी रॉबर्ट मशीन, फिर जेसीबी, ये सारी भी आई हुई है, जिससे कि जितनी भी कीचड़ का काम है तो वो सरलता से हो जाए। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ की तबाही झेल रहे लोगों के लिए कैंप लगाए हैं। साथ ही 1400 हेल्थ वर्करों को घर घर जाकर जांच और निगरानी के काम के लिए तैनात किया गया है। જે જગ્યાએ પાણીથી મતલબ જે વરસાદ વધારે આવ્યો અને જે અફેક્ટેડ વિસ્તાર છે તે દરેક જગ્યાએ આપણે મોબાઈલ મેડિકલ ટીમ દ્વારા આરોગ્યલક્ષી સેવા પૂરી પાડીએ છીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો આપણી પાસે બધી જ જે દવાઓ અવેલેબલ છે અને અમારા આશા બહેનો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કરવામાં આવે છે અને જે કોઈ લોકો છે કે જે કોઈ પણ બીમારીથી હોય એમને બોલાવીને અહીંયા અમે દવા પૂરી પાડીએ છીએ। વધુમાં એ લોકોને જો ક્લોરીન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કે અત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ વરસાદના લીધે કદાચ પાણી ગંદુ હોય તો એમને પાણી ઉકાળીને પીવાનું એવી સલાહ આપીએ છીએ। પછી જરૂર હોય તો આપણે ORS ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ક્લોરીનની ગોળી કે જે પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે એ પણ અમે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ। કામગીરી બહુ સરસ થઈ રહી છે। VMC વડોદરાની પણ ટીમ કામ કરી રહી છે અને અત્યારે સવારથી AMC ની ટીમ આવી ગઈ છે। બધા કોર્પોરેટરોને બધું કામ ચાલુ રહ્યું છે, પાણી નીકળી રહ્યું છે, જેમ જેમ સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે। ખાસ કરીને હેલ્થ માટે મેડિકલ ચેકઅપનું ચાલી રહ્યું છે, CMO તરફથી આવી ગયા છે ને બધા પબ્લિક લાભ લઈ રહ્યા છે। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। साथ ही अधिकारी तबाही का भी आकलन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा उसके साथ साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है अलग अलग NGOs के मार्फत, और हम लोग खुद भी कॉरपोरेशन इन लोगों को खाना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन से इनको परेशानी हो रही तो किचन भी इनका चालू नहीं है, तो हम ये सारे हेल्प भी इनको प्रोवाइड करें। जितना हम कर सकते हैं लोगों को जितना सरल बना सके, क्योंकि उन लोगों को बहुत परेशानी हुई है पानी के लेवल की वजह से, उतना हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई करके इन लोगों की बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने का ट्राई करें। अधिकारियों के मुताबिक किसानों को सही मुआवजा दिलाने के लिए 52 टीमें फसलों के नुकसान का सर्वे कर रही हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।
स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर एक बार फिर असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। धामी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए फिर से बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना भी लगभग अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 से ज्यादा लगभग 100 नगर निगमों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव लगातार टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए फिर बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून और अब अगस्त महीने में भी 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ शेष जरूरी कार्यों को पूरा करना है, जिसकी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं और जब भी, क्योंकि मामला विधानसभा की पटल पर प्रवर समिति को सौंपा गया है, आरक्षण को लेकर के और परिसीमन को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायकों के द्वारा उसमें प्रश्न उठाया गया था, इसलिए प्रवर समिति को भेजा गया है और प्रवर समिति से जो भी रिपोर्ट आएगी तत्काल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति पूरे प्रदेश भर में सभी निकायों पर अपना परचम लहराने वाली है। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव हों या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हों, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जमीनी स्तर पर जो भी बूथ मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रकोष्ठों का पुनर्गठन करना है, वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन जो है निकाय चुनाव को लेकर के तो सरकार बार बार ही जो है भाग रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में इस बार अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा है, वो अपनी किस्तों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर आपदा के इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, बड़ी जनहानि और धनहानि होने के बावजूद भी वहां की अनदेखी हो रही है, तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से और दलों के भांति ही उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव में, उसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने विभिन्न कार्य जो है वो बांट दिए गए हैं, उनको क्षेत्र बांट दिए गए हैं ताकि वो बहुत ही प्रबल तरीके से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं और एक अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है आने वाले निकाय चुनाव में दें। आज देखिए, जहां तक रही बात चुनाव के देरी होने की, तो देखिए वर्तमान सरकार ये मान के चल रही है कि आज की डेट में उनकी परिस्थितियां जो है जब तक उनके अनुकूल नहीं होंगी राजनीतिक रूप से, तब तक वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाले। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं में जिस प्रकार वर्तमान सरकार फेल हुई है, आप देखिए किस तरीके से रस्म अदायगी पूरी की गई, आपके 3 दिन का जो सत्र रखा गया, जिस प्रकार से वहां भी वो सही ढंग से जो सारे के सारे जो प्रस्ताव पास नहीं करा पाई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप चाहे चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे अभी जो आपदा आ रखी है उसका मुद्दा उठा लीजिए। इन तमाम मुद्दों में कहीं न कहीं पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि निकट भविष्य में जब तक उनको एक अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगी, वो इस प्रदेश में चुनाव नहीं कराने वाले, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वहीं निकाय चुनाव के बीच राज्य में केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है, जिसको जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस हाल ही में उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, जबकि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। इस बीच पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे।
इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, उनको ढूंढे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोग ढूंढने से भी उनके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने सदस्य बन रहे हैं। अगर इन्होंने देश के अंदर कोई काम किया होता, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ की देश की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, 15 दलों के लोगों को मिलाकर उनको सरकार बनाकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां से वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको ये जनता ने नकार दिया है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दोबारा स्वयं कार्यकर्ता बन रहे हैं। इनको कार्यकर्ता ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए, हमारा ये संगठन महापर्व है और जो 6 साल में लगभग होता है, उसमें नए सदस्य हमारे बनाए जाते हैं। उसमें जो पुराने सदस्य, उनके साथ नए सदस्यों को और भी जोड़ा जाता है। संगठन मजबूती के लिए ये सब सदस्यता अभियान को चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये सदस्यता अभियान नहीं चल पाया, इसीलिए अब ये सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। 3 तारीख को उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और नए सदस्यों को हम जोड़ने का इसमें काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाता है। कुल मिलाकर राज्य में भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं और सभी दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना भी करीब करीब खत्म हो रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है। सवाल यह है कि आखिर कब राज्य में निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे अपने आखिरी अहम खबर की। मध्य प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। डिंडोरी में झोपड़ी में सरकारी स्कूल चल रहा है। स्कूलों की जो असली इमारत गिरने के कगार पर है। झोपड़ी में पहली से 5वीं क्लास के करीब 40 छात्र पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल डिंडोरी जिले के जरहा नेजर गांव की इस झोपड़ी में पहली से 5वीं क्लास के करीब 40 छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल के लिए डिजिटल ब्लैक बोर्ड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दूर की कौड़ी है। सरकारी प्राइमरी स्कूल 5 साल से झोपड़ी में ही चल रहा है। गांव वालों ने बताया कि देखरेख के अभाव में स्कूल की असली इमारत गिरने के कगार पर थी। हार कर झोपड़ी में स्कूल शिफ्ट कर दिया गया। ये स्कूल है कि कोई भवन है? हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, इसलिए हमने चंदा पैसा किए हैं, ईटा खरीदे हैं, माटी खरीदे हैं। इसके बाद हम ये बनवाई है, मड़ैया है, ये झोपड़ी है एक उसमें। और बच्चों को देख रहे हो, बरसात के मौसम है, ज्यादा बारिश अगर हो गई तो बच्चों को माँ साहब से छुट्टी मांगते हैं कि भैया छुट्टी कर दो इधर से। बच्चे को क्या हो जाएगा, ज्यादा तूफान आ जाएगा, वो पन्नी उड़ के चला जाएगा, बच्चे तो वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। ये सर, यह स्कूल नहीं है, जो भवन नहीं है, जो खुद का जो यहाँ ग्राम वासियों ने चंदा बरार करके जो ऐसा बनाए हुए हैं पन्नी तान कर,
और ईंटा खरीदे हैं। गीला कच्चा दीवार है, इसमें पूरा जमीन नीचे गीला है, उसमें भी हम बच्चों को बैठा कर शिक्षा को ग्रहण करवा रहे हैं हम लोग। आज की स्थिति में लगातार लगभग पिछले 5 वर्षों से जो है वह स्कूल न बनने की स्थिति में आज सभी पालक जो हैं, सभी गांव वाले इकट्ठे होकर जो हैं झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने इमारत की मरम्मत के लिए सरकारी अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी। तो इसकी जानकारी आपने नहीं दी किसी को? दिए हैं, ये ब्लॉक में दिए हैं, जिला में दिए हैं, कलेक्टर साहब के पास तक पहुंच चुका, फिर भी कोई सुनाई नहीं है। तो पहले के भवन, यहाँ सरकारी भवन नहीं बना था? पहले के भवन वहाँ बना है, लेकिन पूरे गिर गया, फट गया है। तो हमने ये स्कूल का मांग करते करते हम परेशान हो गए हैं कि ब्लॉक में दिए, फिर जिला में दिए, कलेक्टर प्रशासन के पास भी पहुंचाए हैं, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी ने प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ये ऐसे हालत होने के नाते 5 से 6 साल हो गए वो स्कूल गिरा हुआ है। 3 साल तक से दूसरे झोपड़ी में हम स्कूल लगाए हैं। 3 से 4था साल में हम लोग यहाँ झोपड़ी बनाकर हम लोग बच्चों का शिक्षा ग्रहण करवाना चाह रहे हैं। गांव वालों की अपील है कि सरकारी अधिकारी या तो स्कूल की पुरानी इमारत की मरम्मत कराएं या नई बनवाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रुकने ना पाए, इसलिए तब तक झोपड़ी में ही स्कूल चलाने की मजबूरी है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।